बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने अमीन भाई मशवरे तो बहुत अच्छे दिए, लेकिन ये होने नहीं वाला। जो, जो उनकी बुनियादी ज़मीर के अंदर है वो नहीं बदलने वाला। मैं अमीन भाई आपको, आईटी मिनिस्ट्री को, यूएसएफ को मुबारकबाद देना चाहता हूं। पिछले साल जिस वक्त वजीर आजम ने सखर में सिंध पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें जो तरजीहाती अजला हैं सिंध के, वहां पर तरक्याती कामों के लिए अनाउंसमेंट की गई थी, तो उसका जो है हम वक्तन फवक्तन रिव्यू करते रहते हैं और वजीर आजम खुद उस रिव्यू को भी चेयर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आईटी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी वहां पे लगी थी और जो यूएसएफ की जिम्मेदारी लगी थी, उसके ऊपर भरपूर शेड्यूल के मुताबिक काम हो रहा है, तो हारिस वेल डन। उसके अलावा आपने जैसे बताया कि ये हमारी आईटी इंडस्ट्री और ये सेक्टर जो है, उसके अंदर एक वाइब्रेंसी हम देख रहे हैं, जिसका ख्वाब तो बहुत अरसे से देखा जाता था, लेकिन हकीकत में वो नज़र नहीं आता था और बहुत उसकी वजूहात थी जिसकी वजह से नहीं हुआ। मैं और जहांआरा जो है, इससे बहुत कम उम्र हुआ करते थे जब से ये डिस्कशंस हो रही हैं। एटलीस्ट मैं कम से कम 20 साल 22 साल से तो सिंध आईटी बोर्ड का उस वक्त मैं मेंबर होता था, को देख रहे हैं। लेकिन जिस किस्म की इस वक्त एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो जेन्युइनली एक्साइटिंग है। और मैं ये गलती आपकी नहीं है, अल्लाह ताला ने जरूरत से ज्यादा कद दे दिया है, तो इसलिए माइक का प्रॉब्लम होता है। तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर जी, मैं बार बार ये कहता हूं और वजीर आजम को भी ये कहा है कई दफा, मैं पब्लिकली भी कहता हूं, लेकिन मैं हर दफा दोहराता भी हूं इस बात को। पाकिस्तान की मईशत के अंदर इस वक्त अगर आप लोगों की जिंदगी फौरी तौर पर बेहतर करना चाहते हैं, तो ज़राअत जो है वो सबसे अहम शोबा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उससे मुंसलिक हैं, उनकी जिंदगी मुंसलिक है। और रिटर्न्स भी जो हैं वो ज़राअत के अंदर अगर आप ठीक पॉलिसी लेके आए, जैसे पॉलिसीज लाई गई, तो पिछले 2 साल में आपने देखा कि मुतवातिर पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड फसलें हो रही हैं, चाहे वो चावल हो, गंदम हो, गन्ना हो या मकई हो। तमाम जो 4 हमारी बड़ी 5 में से 4 बड़ी क्रॉप्स जो हैं, उसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही हैं। तो वो एक फौरी तौर पर जो है सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो ज़राअत के अंदर होता है। लेकिन अगर हम मुस्तकबिल की तरफ देखेंगे, तो पाकिस्तान की मईशत में अगर कहीं इनकलाब आएगा ना, तो वो इनकलाब आएगा इस डिजिटल इकोनॉमी से। और ये बात हम पहले से कर रहे थे, वो इनकलाब अब हमें नजर आना शुरू हो गया। मैं सिर्फ उसकी 2 ही मिसालें, एक तो जिसका जिक्र पहले किया अमीन भाई ने, वो है कि आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स जिस तरीके से ग्रो कर रही हैं, 47% ग्रोथ थी पिछले साल। और ये जो $1.4 बिलियन था अमीन भाई, ये जाना आपको बता सकती हैं, ये हम पता नहीं कब से वो $1 बिलियन के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, और हर दफा वो नई नई बातें बताई जाती थी कि क्यों नहीं हो सका। लेकिन फाइनली जो इन्वेस्टमेंट की गई है स्किल्स के अंदर, बेतहाशा, आपको पता है आईटी स्किल्स के अंदर इस वक्त कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत इन्वेस्टमेंट की जा रही है। लाखों पाकिस्तान के बच्चों को ये आईटी स्किल्स दी जा रही हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर जो तब्दीलियां की गई हैं, उसका नतीजा हम जो है वो अब देख रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि 47% इजाफा पिछले साल हुआ, और पहले 5 माह के अंदर 37% मजीद इजाफा हो चुका था। और एक्सपेक्टेशन ये है कि जो आपने इंसेंटिव अभी रोल आउट किए थे, वो जनवरी से उनका इफेक्ट आना शुरू होगा। तो इंशाल्लाह आपका जो हदफ है 70% का, उसके हम करीब जरूर पहुंचेंगे। सो ये एक बड़ी एक्साइटिंग एक डेवलपमेंट, तो एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, वो है हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की। और ये वो नौजवान हैं जो इनोवेशन कर रहे हैं, जो रिस्क टेकिंग करते हैं, और जेन्युइन जो एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ये वो काम करने वाले लोग हैं। वरना पाकिस्तान में बहुत से सेक्टर्स जो है वो पूरी तरीके से एलीट कैप्चर का शिकार हैं। और सबसे ज्यादा जो है वो कामयाब उन इंडस्ट्रीज के अंदर वो लोग नहीं हैं जो सबसे बड़े अच्छे इनोवेशन करें, सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें। वहां पे वो लोग कामयाब हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की पट्टी के ऊपर सबसे अच्छी रिलेशनशिप कौन मेंटेन करता है, एफबीआर के अंदर किसका इंग्रेस ज्यादा है, मिनिस्ट्रियों में किसका इंग्रेस ज्यादा है। लेकिन ये जेन्युइनली, और ये ज्यादातर नौजवान है जो कर रहे हैं स्टार्टअप्स के ऊपर। अमीन भाई,
जो अनाउंस डील्स हैं, और अभी कुछ डील्स अनाउंस नहीं हुई हैं, अभी अगले कुछ दिनों के अंदर शायद और डील्स अनाउंस होंगी, जो अनाउंस डील्स हैं 2021 के साल में हमने पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने $300 मिलियन यानी 50 अरब रुपए से ज्यादा की फंडिंग रेज की है। और ये बैनुल अक़वामी सोर्सेज हैं, दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो जाहिर है कोई इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मईशत आगे चले, वो तो सारी दुनिया में देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज की तरह नजर आ रही हैं। और पाकिस्तानी नौजवानों ने जो इनोवेशन की है, जो बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं, उन बिजनेसेस के अंदर $300 मिलियन से ज्यादा कमिटमेंट हुई है पैसे की, जो अगर आप पिछले 6 साल में ला लें तो 6 साल से सिर्फ ये 1 साल ज्यादा है। और जैसे मैंने कहा कि अभी 1-2 और डील्स हैं जिनकी उम्मीद है अनाउंस होने की, ये इंशाल्लाह ताला, ये वो टिपिंग पॉइंट बोलते हैं, फिनोमेना एक होता है, वो बिल्कुल हमने टिपिंग पॉइंट हिट कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये किस तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन जो अहम चीज आज की तकरीब के एतबार से जो इसमें हाईलाइट करने वाली है, तकरीबन तमाम ये जो बिजनेसेस हैं वो उनकी बुनियाद डिजिटल इकोनॉमी, ये तमाम जो हैं वो इंटरनेट को यूज करके, डिजिटल कम्युनिकेशन मेथड्स को यूज करके उन्होंने बिजनेस इनोवेशन की है। तो एक ये बहुत बड़ा इनकलाब पाकिस्तान के नजर आ रहा है। और उसी सिलसिले के अंदर जैसे आपने कहा कि ये खामोश इनकलाब है पाकिस्तान के हर कोने के अंदर। अच्छा, अच्छी चीज क्या है, पाकिस्तान दुनिया के 5 दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में जहां फ्रीलांसर्स यानी इनफरादी तौर पर वो बच्चे, नौजवान है ज्यादातर, बच्चे बच्चियां जो काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग का, वो दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इस वक्त फ्रीलांसिंग कम्युनिटी पाकिस्तान में डेवलप हो गई है। तो अगर आप लड़काना में बैठे हुए हो, या आप अवरान या खुजदार के अंदर हो, या आप दियामीर के अंदर हो, आप वहां से बैठ के काम कर सकते हैं, जिसमें आपके कस्टमर्स जो हैं वो शायद न्यूयॉर्क में हो, और वियना के अंदर हो, और लंदन और पेरिस के अंदर हो। सो वो जो फिजिकल जो डिस्टेंस था वो भी खत्म हो गया। और जो आपने सिंध के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो एक कल्चर जो हमने डेवलप किया है, सिर्फ निगलेक्ट अमीन भाई ये नहीं हमने किया कि सिंध के हमने अवाम के लिए तालीम अच्छी नहीं दी, सेहत की फैसिलिटीज अच्छी नहीं दी, हमने जो हमारी सिंध की पास सब कुछ है, तेल भी है, गैस भी है, ज़राअत के लिए पानी भी है, मादनियात भी हैं, साहिल भी है। कोई और पाकिस्तान का सूबा नहीं है जिसमें ये सारी से, सिंध वाहिद सूबा है जिसमें ये तमाम चीजें मौजूद है। और उसके बावजूद हमने उसको निगलेक्ट का शिकार किया। लेकिन मेरे ख्याल में जो काम किया गया है, जो सियासी कल्चर में काम किया गया है, जिसका नुकसान जो है मुझे डर लगता है कि अगली 1 से 2 नस्ल के अंदर हमें नजर आता रहेगा, वो जो ये जो कल्चर पर्ची वाला क्रिएट किया है। एडमिशन लेना है, मेरे पास आओ, मेरी पर्ची होगी तो एडमिशन मिलेगा। आपको नौकरी चाहिए, मेरे पास आओ, मेरी पर्ची होगी। और वो पर्ची भी जो है वो कभी सियासी, पहले तो वो सियासी बुनियाद पे दी जाती थी, अब वो सियासत भी खत्म हो गई है। अब वो नोट दिखाओगे तो पर्ची मिलेगी, पर्ची मिलेगी तो नौकरी मिलेगी। बिक रही है नौकरियां सिंध के नौजवानों के लिए। और वो सिर्फ नौकरी तक नहीं खत्म होता, ट्रांसफर चाहिए, मेरी पर्ची लो, प्रमोशन चाहिए, मेरी पर्ची लो। तो एक मुझे बहुत डर लगता है सिंध के नौजवानों को देख के कि ये कल्चर जिसके अंदर उनको ढाला जा रहा है, वो दुनिया से मुकाबला कैसे करेंगे। अब तो दुनिया जो है वो ओपन कंपटीशन हो गया है, कोई छुपने की जगह नहीं है। और अगर हमने इसी काम पे लगा दिया बच्चों को, तो ये जो आप काम करने जा रहे हैं, ये जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे इन प्रोजेक्ट्स के साथ मुस्तफीद होंगे, आप उस पर्ची से भी इनको आजाद कर रहे हैं। आप उनको 21वीं सदी की मईशत का हिस्सा बना रहे हैं। उनको किसी सियासतदान की पर्ची नहीं चाहिए, उनको कोई सीट खरीदने की जरूरत नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपने पैरों पे खड़े होकर उतना पैसा कमाएंगे जो कोई भी सरकारी अफसर नहीं कमा सकता। कम से कम कोई हक और हलाल की रोजी वाला सरकारी अफसर नहीं कमा सकता। वरना तो जिस किस्म की हम चीजें यहाँ पे सिंध में देखते हैं, होश रुबा पूरे पूरे तहखाने जो हैं वो पैसों से भरे हुए सरकारी अफसरों के पास। दूसरी चीज जो हुकूमत पाकिस्तान की, यानी हमारे समझने की, अमीन भाई आपके और मेरे समझने की जो चीज है, देखें हम, मेरी नाकिस राय के अंदर हम बड़ी पिक्चर जो है उसको मिस कर रहे हैं। ये डिजिटल इकोनॉमी के अंदर एक सरकार का बंधा हुआ तरीकेकार होता है, उससे फैसले किए जाते हैं और उमूमी तौर पे हमारी नजर जो है वो बिल्कुल फौरी तौर पर आगे जो हदफ है उसके ऊपर होती है। हम यहां पर जो फैसले कर रहे हैं, मैं खास तौर पे स्पेक्ट्रम के हवाले से करूंगा, क्योंकि ये जितनी भी आप सर्विसेज, ये फ्रीलांसिंग वाला, इसके पास 3G 4G कनेक्टिविटी होगी तो बच्चा वो जो है वो पाकिस्तान के लिए डॉलर कमा के ला सकेगा।
और किस रफ्तार से उन्होंने डॉलर कमाने शुरू कर दिए हैं ये आप देख ही रहे हैं। हम स्पेक्ट्रम को नजर जिससे देख रहे हैं वो फौरी रेवेन्यू की नजर से देख रहे हैं। और ये आपको अगर याद हो तो मैंने काबीना की मीटिंग में भी एक दिन कहा था कि अगर हम मोटरवे का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे रहे हैं तो हम मुकाबला कराते हैं और हम कहते हैं जो सबसे सस्ती मोटरवे बनाएगा, एक क्वालिटी का मेयार को सामने रखते हुए, जो सबसे सस्ती मोटरवे या हाईवे बनाएगा उसको हम ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे। लेकिन ये स्पेक्ट्रम जो कि डिजिटल हाईवे है, हम उसमें ये कहते हैं कि जो सबसे महंगी बनाएगा हम उसको देंगे। हम फौरी हदफ को देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि वो सहूलत जो हम मुहैया कर दें पाकिस्तान के नौजवानों को। ये सबसे ज्यादा जो इनोवेशन करने वाले, जिद्दत करने वाले नौजवान जो हैं, जो दुनिया के साथ मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, अगर हम उनके लिए आसानी पैदा कर दें और ये जो शुरू का खर्चा है उसको कम कर दें, वो जो डॉलर कमा के लाएंगे, वो जो रोजगार पैदा करेंगे, वो उससे कहीं ज्यादा है जो आपकी स्पेक्ट्रम सेल के ऊपर हो सकेगा। तो मैं अमीन भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर रिविजिट करवाएं इस पॉलिसी को, और जो भी मेरी मदद और सपोर्ट की जरूरत होगी मैं जरूर करूंगा इंशाल्लाह ताला। आखिरी चीज इसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, आपने सेंसस की बात की थी, तो वो सेंसस का भी इसी से मैं आपको जोड़ दूं कि सेंसस भी जो हम करवाने जा रहे हैं वो, जैसे आपको पता है कि सेंसस भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हो रहा है। वो जो पिछले सालों में होता था कि सेंसस पहले हुआ और उसके बाद वो 18 महीने तक रिजल्ट कंबाइन होते रहते थे, और वो लोग जिनका सियासत से ताल्लुक है उनको पता है कि 5 बजे वोटिंग जब बंद होती है तो उसके बाद अगले 24 घंटे के अंदर अंदर किस किस्म की इनकलाबी तब्दीलियां आ जाती हैं रिजल्ट के अंदर। तो जहां महीनों गुजर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा। इस दफा जो है वो टैबलेट के ऊपर डेटा इन्यूमरेशन होगी, जीपीएस इनेबल्ड होगा। एक जो बहुत बड़ी जो चीज है जिसके ऊपर, जिसकी वजह से शकूक व शुबात पैदा होते हैं, हम जो मेथोडोलॉजी सेंसस की इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया की एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी है, दुनिया में ज्यादातर आजकल इसी बुनियाद के ऊपर होता है। वो ये होता है कि आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि आप उमूमी तौर पर पिछले 6 माह में किस जगह जिंदगी गुजार रहे, और आपको वहां पर शुमार किया जाता है, ना कि जहां पर आप उस वक्त मौजूद हैं। लेकिन इसमें खतरा यह है कि मैं जो जवाब दूंगा वो जवाब जरूरी नहीं कि वो इस बात को रिफ्लेक्ट करे कि मैं हकीकत में कहां ज्यादातर टाइम गुजारता हूं। हमारा एक कल्चर भी है, आप लोगों से किसी से बात करें तो वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा आपका मुल्क कौन सा है और आप बिलोंग किधर से करते हैं। तो अगर आप मुझसे, जिस तरह अभी भी जो है, मैं इस्लामाबाद से 2 दफा इलेक्टेड एमएनए हूं, लेकिन ज्यादातर लोग जब मेरी बात करते हैं तो मुझे वो कराची वाला बोलते हैं। तो इसलिए हमने जीपीएस इनेबल टेक्नोलॉजी, और जिस दिन और रोज शाम को उसका डेटा आएगा, अमीन भाई ये डेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखें, शाम को डेटा आएगा, अगर कोई भी ऐसी हमें एरिया नजर आएगा कि उस दिन में हमें एक जगह से बहुत ज्यादा जवाब ये मिले कि हूं तो मैं यहां पर लेकिन उमूमी तौर पर मैं यहां नहीं होता, और उसका हम एक कट ऑफ पॉइंट सेट कर देंगे। उस कट ऑफ पॉइंट के ऊपर फिर उसकी रिपोर्टिंग, उसी रात को वो रिपोर्टिंग जाएगी एट हायर लेवल, ताकि वहां पे सेकेंडरी चेक करवाया जा सके कि क्या ये दुरुस्त है कि नहीं है। एक छोटी सी मिसाल है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपके माशी मसाइल भी हल करने में मदद कर सकती है और मईशत के लिहाज से भी बेहतरी कर सकती है। टेक्नोलॉजी जो है आपको सियासी लिहाज से कैसे बेहतरी कर सकती है। तो अभी तक मैंने जितनी भी बातें की हैं, शायद तमाम सियासी पार्टियों के जितने भी लीडर्स अगर आप बुला लें तो वो तमाम मुझसे इस बात पे इत्तेफाक करेंगे। अभी तक मैंने जितनी बातें की, शायद एक भी बात ऐसी नहीं होगी कि जिसके ऊपर, सवाए चले मैंने सिंध हुकूमत के बारे में जो 1-2 जुमले बोले, उसके अलावा कोई चीज नहीं होगी जिस पे एतराज होगा। लेकिन ये सब बातें करने के बाद जब मैं ये कहूंगा कि पूरी जमहूरियत जिस चीज पे आपकी खड़ी हुई है, यानी वोटिंग, उस वोटिंग के लिए भी आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराएं, तो हमारी तमाम ऑपोजिशन कहती है कि नहीं नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी जो है वो सेहत के लिए इस्तेमाल अच्छा, तालीम के लिए इस्तेमाल अच्छा, मईशत के लिए इस्तेमाल अच्छा, हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा, लेकिन नहीं, सियासत में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करें। तो वो किस चीज से छुपने की कोशिश कर रहे हैं वो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं कि हम
अपने इलेक्शन के प्रोसेस को, और ऐसी खूबसूरत सूरत हाल है हमारे इलेक्शन की प्रोसेस की। आजाद जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुआ, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनती, वहां पर जो सिटिंग गवर्नमेंट है वही इलेक्शन कराती है। मुस्लिम लीग नून की सिटिंग गवर्नमेंट जिसने इलेक्शन करवाया, वहां पर जो मेंबर लगे हुए वो पुराने इलेक्शन कमीशन के लगे हुए, मुस्लिम लीग नून के वक्त के, और जब शाम को रिजल्ट आया तो मुस्लिम लीग नून ने कहा धांधली हो गई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता अगर सबको धांधली नजर आ रही है तो इस काम के लिए भी, जिस तरीके से सेंसस में हम डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो इलेक्शन की वोटिंग में भी किया जाए। मुझे खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर पेशरफ्त की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को कहा है कि वो जो मशीन्स हैं वो इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए मशीन्स फराहम कर दें। हालांकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का काम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक अहम चीज़ है तो उन्होंने भी एग्री कर लिया है। तो आखिर में एक दफ़ा फिर अमीन भाई, आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक इंतहाई अहम मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, और उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, जैसे मैंने कहा कि यही ये डिजिटल है जहाँ से हमें इनकलाब आना है, तो उम्मीद है इनको भी आप साथ लेके चल रहे होंगे। जैसे हमें पता है आपकी तो अमीन भाई की तबीयत भी ऐसी है, लोगों के साथ साथ लेकर चलने वाले शख्स हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई बुलाने का। मुबारक।